आजकल मैं कुछ अजीब चीज़ें महसूस कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। हाईवे पे चलते हुए ड्राइवर्स, घर में बैठी हुई माएँ, बहनें कैंडी क्रश की 6000 लेवल को भी क्रॉस कर चुकी है। हमारी बाथरूम ब्रेक्स लंबी से लंबी होती जा रही है। हमारे डिनर टेबल्स, गेट टुगेदर्स खामोश होते जा रहे हैं। दो दोस्त जो इतने दिनों के बाद आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। सब के सब रील्स के कंपटीशन में लगे हुए हैं। और मजे की बात इसमें यह है कि जितनी भी रील्स ये ऊपर नीचे करें, इनको खुद भी नहीं पता ये किस रील की तलाश में या किस कंटेंट की तलाश में। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक वायरस सा फैल चुका हो हमारे मुआशरे में। एक ऐसा वायरस जो कि हमारे रिश्तों को, हमारी एनर्जी को खोखला बनाता हुआ जा रहा है। और मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये वायरस कौन सा है। आखिर इस वायरस ने क्यों हमारे बीच में फासले पैदा कर दिए हैं और ये वायरस हमारी अटेंशन को खोखला करता हुआ जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं। मैं चाहता था कि इस चीज को समझूं और जानूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह है कोकोमेलन, हम सबके बच्चों का फेवरेट शो। इसके यूट्यूब पे करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और बिलियन व्यूज हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे बच्चे जब भी इसको देखते हैं तो एक अजीब सी स्टेट में चले जाते हैं। और ये सब कुछ डिजाइन के थ्रू होता है। एक बच्चे के सामने दो स्क्रीन्स रखी गई, एक में कोकोमेलन चल रहा था और दूसरे में रेगुलर विजुअल्स चल रहे थे जो भी आप टीवी पे देखते हैं। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट करने वाले वहां पर बैठे हुए थे, वो इस चीज को नोटिस कर रहे थे किस वक्त बच्चे का ध्यान इन विजुअल्स से हटता है, दोनों स्क्रीन से हटता है। उनमें से एक विजुअल पे जिसपे कोकोमेलन चल रहा था, जैसे ही बच्चे का ध्यान उस पर हटने लगा, उन्होंने ब्राइट कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि बच्चा चाहकर भी उससे अपना ध्यान ना हटा सके। और अगर आप सच में सोचें तो ये किसी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं लगती। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सब कुछ बच्चों के साथ सिर्फ हो रहा है या ये हमारे साथ भी हो रहा है। सोचिए, एक लंबी थकावट भरे दिन के बाद आप घर वापस आते हैं, फोन उठाते हैं और देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। जब आप ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन उस वक्त नहीं आता फ्रीक्वेंटली, बल्कि नोटिफिकेशन एक छोटे से डिले के बाद आता है जो कि आपको उस ऐप के साथ कनेक्टेड रखना शुरू कर देता है। ये डिले कैलकुलेटेड होता है, ना कि ये एक स्लो इंटरनेट की वजह से होता है। ये टेक कंपनीज इसलिए इसमें रखती हैं कि ताकि आप उनके एल्गोरिथम से जुड़े रहें, आप उनकी एडिक्शन में आ जाएं, ताकि आप बार बार उसको रिफ्रेश करके देखें कि कोई नोटिफिकेशन तो उस ऐप में आपके लिए नहीं आया। टेक कंपनीज जानती हैं कि अगर वो थोड़ा सा एंटिसिपेशन क्रिएट करें तो आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप नोटिफिकेशन के से नहीं बल्कि उसको चेक करने के प्रोसेस से एडिक्ट हो जाए। इस तरह की बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं टेक कंपनीज के पास। नोटिफिकेशन और एडिक्शन इनमें से एक है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लगभग दुनिया में 64 बिलियन लोग ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की एडिक्शन के कितने लोग शिकार हैं इस पूरी दुनिया में? सोशल मीडिया के तकरीबन 210 मिलियन लोग एडिक्शन का शिकार है। इसमें मैं कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या डिवीजन नहीं कर रहा हूं, ना ही एज की डिवीजन कर रहा हूं। अगर वो मैंने करना शुरू कर दी तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। पाब्लो एस्कोबार को पूरी जिंदगी लग गई अपना ड्रग कार्टेल खड़ा करने में। कितनी बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए उसने अपनी जिंदगी भी गंवा दी। मगर ये सोशल मीडिया के जो कार्टेल है, डोपामीन का कार्टेल, उसने कुछ ही सालों में आपके दिलों में भी जगह बना ली और सबको अपना एडिक्ट भी बना लिया और ड्रग से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, इफ यू बिलीव मी और नॉट। ना ही सिर्फ इसमें पैसा कमा रहा है, बल्कि वो इसके साथ साथ अपनी मर्जी का कंटेंट आप सबके और हमारे बच्चों के और आने वाले बच्चों के दिमाग में जगह बना। अब आ जाते हैं सिम्टम्स पे। पहले की जनरेशन का बच्चा अगर अटेंशन चाहता था तो वो रोक कर चिल्लाकर अपनी माँ से कोई ना कोई चीज हासिल कर लेता था। मगर आजकल का बच्चा, उसके हाथ में टैबलेट दे दिया जाता है कि भाई तू खामोश हो जा, ये टैबलेट ले, अपना काम कर। उसके हाथ में खुद अपने ही पेरेंट्स उसके डोपामीन का ड्रिवन कंटेंट दे देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसका सबसे बड़ा डिलेमा यह है कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप यहां से पैदा होता है, वो आगे चलकर बहुत मुश्किल से हील हो सकता है। आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को जानबूझकर अपने हाथों से किसी ऐसी परवरिश के हवाले कर रहे हैं जिसका ना आपको आइडिया है, जिसकी ना आपको श्योरिटी है, ना जिसको आपको आइडिया है कि वो किस तरह का कंटेंट या किस जगह से कंटेंट आपके बच्चों तक ला रहे हैं। शायद आप अपनी अटेंशन को
डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए या किसी भी काम को डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। पर डोंट यू थिंक कि ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी लापरवाही होगी कि अगर आप अपने बच्चों को अपने हाथों से फ़ोन दे दें और इसी कंटेंट की वजह से उस बच्चे का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा डोपामीन का आदी हो जाता है उस सेल फोन के देखने के कि जब भी कोई नॉर्मल चीज़ सामने आती है तो वो कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इट, नो आगे चलें। उन्हीं बच्चों की स्लो वाईफाई फ्रस्ट्रेशन होती है। वीडियोस की तो आजकल स्पैम ऑफ अटेंशन आप मुझसे पूछ कर देखें। मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, मेरे साथ जेंजी बैठा होता है, वो कहता है प्लीज़ 2x की स्पीड पे बात करें। मैं उसे कैसे बताऊँ भाई कि मैं बचपन से ही 1x पे बात करता हूँ, ये तो 0.5 पे था, थोड़ा बड़ा हुआ हूँ तो 1x पे, अब इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। तो आप ये सोचें कि आने वाले बच्चे शायद आपस में कम्युनिकेशन भी इसी तरह का रखे कि 2x में बात किया कर मुझसे। अब बात करते हैं मेमोरी की। दिमाग का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस जो मेमोरी स्टोर करता है, और एक होता है एमिगडाला जो इमोशनल मेमोरीज को स्टोर करता है, जो कि महसूस करवाता है कि आपने कौन सी जगह पर किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बर्थडे केक्स लेकर आए आपके लिए, या फिर फ्लावर्स लेकर आए, या फिर आप किसी से पहली दफ़ा मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, ये सारा जितना भी काम है वो अमिगडाला करता है। अपनी कोई पुरानी मेमोरी याद करें, शायद बर्थडे पार्टी, दोस्त, केक, कैंडल्स, या फिर कहीं हंसी मजाक हो, कहीं दोस्त गेट टुगेदर हुई हो, काफ़ी अरसे के बाद सारे दोस्त मिले हो। लेकिन अजीब सी बात नोटिस करेंगे आप इसमें, ज़्यादातर लोग मेमोरी याद करते हैं थर्ड पर्सन के विजन से। थर्ड पर्सन विजन क्या होता है? थर्ड पर्सन विजन बेसिकली किस तरीके से वो स्टोरी एक्सप्लेन की गई आपको किसी और से, उसी तरीके से उसको आप विजुलाइज करते हैं। आपकी अपनी मेमोरी उसको उस तरीके से दोबारा फील नहीं कर पाती जिस वक्त उसने इस मेमोरी को खुद फील किया होता है, क्योंकि दिमाग की मेमोरी को डायरेक्टली रिकॉल करना नामुमकिन होता है। और इमोशंस भी मेमोरीज को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, और आजकल तो ये मेमोरी भी हमारी अंडर अटैक आ चुकी है। हमारी स्पैम ऑफ मेमोरी, स्पैम ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। हम लोग इन ऐप्स पे इतना ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गए हैं कि हमारी सारी मेमोरीज भी इनके हवाले हो चुकी हैं, क्योंकि हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिवाइसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर, चैट जीपीटी भाई, सर्च इंजन्स, हम इन सब फिनोमिनोस को एक साथ रखते हैं अपनी लाइफ में अपनी आसानी के लिए। पर मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या हम इससे पहले एआई का इतना फ्रीक्वेंट यूज़ करते थे? अब तो हम थेरेपिस्ट के पास भी जाना छोड़ दिया हम लोगों ने। लाइक हम लोग छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो वो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। हम इतना ज़्यादा हम इतना ज़्यादा लाइबिलिटी में आते जा रहे हैं एआई की। इस फिनोमिना को कहते हैं गूगल इफ़ेक्ट। देखिए, कहीं न कहीं हमारे दिमाग को पता है ये सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, हमें किसी से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं। एक स्टूडेंट अगर क्लास में बैठा हुआ है, वो कहेगा कि यार ये अगर समझ नहीं आती तो वो नोटबुक पे कहीं लिख लेगा, ही इज़ गोइंग टू गूगल इट। या फिर अगर किसी को किसी के बारे में सर्च करना हो तो वो भी किसी न किसी तरीके से गूगल पर सर्च कर लेगा। एंड सीरियसली दिस इज़ इफ़ेक्ट, ये मेरी तरफ से, चलो सोचिए कि टीम की तरफ से इजाद नहीं हुआ, गूगल इफ़ेक्ट इज़ एक्चुअली देयर, जिसमें आप ब्राउज़र पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर देते हैं अपनी मेमोरीज़ का, अपनी नॉलेज का, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज कभी भी एक्सपेंड नहीं हो पाती, आप गूगल के ही रह जाते हैं। लैंग्वेजेस भी चेंज होती जा रही हैं, हमारे कल्चर भी डिस्पर्स होते जा रहे हैं, इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अजीबो-गरीब गालियाँ सीखना बच्चों की, अजीबो-गरीब के एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करना, वायलेंस टाइप की गेम्स इंस्टॉल करके खेलना, अंडर द एज की बात कर रहा हूँ, या फिर एक दूसरे के साथ गलत तरीके से अखलाक में पेश आना, ये सब कुछ विदाउट एनी कंट्रोल की वजह से ऑन डिफरेंट मोबाइल ऐप्स। एवरेज इंसान रोज़ तकरीबन 5 घंटे सेल फ़ोन पे यूज़ करता है, मतलब महीने के 6 दिन, साल के 2.5 महीने। ज़िंदगी के लगभग 15 साल आप लोग स्क्रॉलिंग पे ज़ाया करेंगे, इतने नहीं हैं, इट्स ओके। इससे उठकर आपने क्या ही कर लेना था? वेल दैट वाज सरकास्टिक पॉइंट टू यू। आप सोचिए कि अगर 6 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ शहज़ादे शहज़ादियाँ ऐसे भी हैं जिनके 9-9 घंटे हैं। डोंट चेक माई सेल फ़ोन, आई डू अदर थिंग्स टू विच आर वेरी क्रिएटिव। आप तक चलो सोचे अगर इस तरह का कंटेंट ला रहा है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। जस्ट किडिंग। बट अगर आप ज़िंदगी के 15 साल, साल के 2.5 महीने और 15 दिन महीने के, और इसका अंदाज़ा लगा लें, इसमें एक कंडीशन पैदा होती है, एनाडोनिया,
जिसमें इंसान को नॉर्मल चीज़ों की खुशी या गम या किसी भी किस्म की फीलिंग महसूस होना कम हो जाती है। बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस है। रिसर्च के मुताबिक रोज़ 60 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में ADHD के साइंस ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर अर्ली एज में बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स के एडिक्टिव हो जाएं तो एम्पैथी को समझना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बच्चों का, और इवन फेशियल एक्सप्रेशंस फ्रॉम देयर एल्डर्स या आसपास की सोसाइटी की भी उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सो जस्ट इमेजिन कि हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को क्या फीड कर रहे हैं और किस चीज़ से उनको नहीं बचा पा रहे। बल्कि हम सबसे पहले अगर खुद को नहीं बचाएंगे तो दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। फाइनल पॉइंट, चलो सोचे कभी भी सोल्यूशन के बगैर नहीं आया, चलो सोल्यूशन पे बात करते हैं अब। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला कदम उठा लिया है। देखिए, सबसे पहले अपने सेल फोन को ग्रे स्केल पे कर दीजिए, ब्राइटनेस बिल्कुल कम रखिए। मैंने नोट किया काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस यूज़ करते हैं जिनकी वजह से उनकी आंखों में तकलीफ होती है, और ये आंखों में तकलीफ सिर्फ नहीं होती बल्कि उनके सोच में भी तकलीफ आना शुरू हो जाती है। फिर स्क्रीन टाइम ट्रैक करें, अपनी ऐप लिमिट सेट करें और अपने स्लीप साइकिल को ठीक करें। साइकिल इज द बैकबोन ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी एंड एवरी माइंड। एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, हेल्दी लीडर्स क्रिएट कर सकता है। वरना लापरवाही का नतीजा तो आपने देखा ही है कुछ मुल्कों का। क्योंकि सोने का वक्त ही होता है जब माइंड रीसेट करते हैं अपने आप को। माइंड क्या, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम्स हो, ये प्रॉपर एक रीसेट के सिस्टम पर चलते हैं। यही अल्लाह ताला का निज़ाम भी है, यही ही कुदरत का रूल भी है। दैट्स हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। सोने से पहले 30 मिनट पहले ना म्यूजिक, ना स्क्रीन, और हाँ, करीब आओ, ना पॉडकास्ट। सोने का वक्त है यार, सुबह को उठ कर देख लेना मेरा पॉडकास्ट। इट्स ओके, आई डोंट माइंड। मैं यहीं पर ही हूँ, सिर्फ एक दफ़ा यूट्यूब के चैनल पे आने की देर है। मुझे तो 100 दफ़ा रिवर्स करके भी देख सकते हो आप। मैं यहीं पर यूं ही बोलता रहूँगा, सुबह तक बोलता रहूँगा, पर सोना ज़रूरी है। प्योर खामोशी क्रिएट करके ही आप सो सकते हैं। और सोने से पहले, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि एक जर्नल अपना रखिए जिसमें आप सुबह को उठकर हर एक चीज़ की चैलेंज जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसे लिखिए, और सोने से पहले उसी जर्नल में आप लिखिए कि आप किस किस चीज़ के शुक्रगुजार थे जो आज आपके साथ हुआ। देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ इन बिगर चैलेंज दैन यू। देयर इज़ ऑलवेज समवन जो कि आपसे बेहतर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। यही ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन से जान छुड़ाना, स्क्रीन की एडिक्शन से जान छुड़ाना, या अपने बच्चों की एडिक्शन से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे, अपने आप को सप्रेस करेंगे ताकि आप इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, तभी आप अपने बच्चों पे भी काम कर सकेंगे। मेरा ख्याल है, टेक देम आउट इनटू द गार्डन्स, टेक देम आउट, प्ले विद सम गेम्स विद देम। आजकल पैडल टेनिस बहुत ज़्यादा फेमस है, वो खेल लें। या फिर आप वैसे भी अगर आप किसी रूरल इलाके में रह रहे हैं, खेतों में चले जाइए, आप वॉक पे चले जाइए, सड़कों पे। हर एक चीज़ नेचर के करीब लेकर जा सकती है आपको, बट ओनली इफ़ यू इंटेंट। यहीं से शुरू होता है सफ़र, यहीं से बात शुरू होती है जिसका नाम है चलो सोचे। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिए। उम्मीद है आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।